देखिए आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। वैसे आज के वीडियो में हम कई टॉपिक लेकर के चलेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर, या इसको वेलोसिटी फिल्टर भी आप कह सकते हो। इस टॉपिक पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का बनाया जा सकता है, या फिर कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। बड़ा ही सिंपल सा है, छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है, उसको तुम्हें समझना है। एक्चुअल में इसमें करते क्या है, इसमें एक वर्ड आता है क्रॉस्ड। आपको ध्यान हो तो ये वर्ड आपने पोलराइजेशन में पढ़ा था, क्रॉस्ड, या हिंदी में कहते हैं क्रॉसित। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस्ड यूज किया जा रहा है। यहां पे क्रॉस्ड का मतलब होता है उनको परपेंडिकुलर यूज किया जा रहा है। यानी आप ऐसे लेकर के चल रहे हो कि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। मान लीजिए आपने ये एक प्लेट ली और एक प्लेट ले ली। अब इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है, और इस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, वो प्लस से माइनस की ओर, यानी ऐसे करके हो गई। ये आपकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये हो गया सब विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब दूसरी क्या बात आती है, यहीं पर आपने एक चुंबकीय क्षेत्र और लिया, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लिया है कि वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो एक काम करते, एक सर्किल टाइप का दिखा करके, और ये कह देते हैं यहां चुंबकीय क्षेत्र B है, और B जो है वो मान लो क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर। डॉट करके भी ले सकते हो, डॉट में आएगा तो बाहर की ओर आ जाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तो ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गए ना आपस में लंबवत, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं। तो इसी को कहते हैं, तो B हो गया, ये हो गया अंदर की ओर। और इस कंडीशन में जो E और B है, E हमारा है यहां पे ये प्लस से माइनस की ओर, और इस कंडीशन में E और B जो है वो लंबवत है, और इसी को कहा जाता है क्रॉसित अवस्था में। E परपेंडिकुलर टू B, ठीक है। क्रॉसित अवस्था में E और B, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? अब देखिए करना क्या है, इसका यूज कैसे करना है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहां से चलना शुरू होता है, ये Q चार्ज पार्टिकल है, और यहां से वो V वेलोसिटी से चलना शुरू होता है, और V वेलोसिटी से वो इस पथ पर चलता है। ये जो पथ है इस पर चलता है बिना विक्षेपित हुए। यानी इस टॉपिक में हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा आवेशित कण था वो बिना विक्षेपित हुए इधर चलता हुआ चला गया। हो सकता है हमें क्रॉस की बजाय डॉट करके लेना पड़ जाए, क्योंकि डायरेक्शन को भी हमें समझना होगा यहां पर। लेकिन पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि ये चार्ज पार्टिकल बिना विक्षेपित हुए, विक्षेपित होने का मतलब है उस पर कोई बल नहीं लगा एक तरह से। लेकिन ये तो आप जानते हो कि अगर कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में से गुजरेगा तो उस पर एक बल लगेगा, और अगर मैं इस पे बल की बात करूं तो इस पे बल लगेगा प्लस Q है तो माइनस प्लेट की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस पे ऊपर की तरफ एक बल लग जाएगा इस चार्ज पार्टिकल पे, ऐसे करके FE। और वास्तव में इस FE का मान कितना होगा, FE = QE, समीकरण नंबर 1। ये विद्युत बल लगेगा। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से तो ये आवेशित कण ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा है। अब बात ये आती है कि भाई जा क्यों नहीं रहा। ऐसा तभी पॉसिबल है जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल इस पे नीचे की तरफ लगने लग जाए, सेम फोर्स नीचे की तरफ लगने लग जाए, तो दे आर कैंसिल टू ईच अदर। दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और चार्ज पार्टिकल जिस पथ पे जा रहा था फिर से उसी पथ पे चलता रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी फिल्टर का। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई इस वाले चुंबकीय क्षेत्र को लेकर के वो बल इधर नीचे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर उसकी दिशा को क्रॉस की बजाय क्या मान लेंगे, डॉट मान लेंगे। और
अगर मैं बलों की दिशा निकालने की बात करूं तो वो नियम मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं। उसके लिए सबसे अच्छा था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। और दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 में क्या होता है, हम इन सभी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देते हैं और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, तो हमने इसको अंदर की तरफ कर दिया। ध्यान देना, अंदर की तरफ कर दिया। अंगूठे को गति की दिशा में, तो बल की दिशा हथेली यानी ऊपर की तरफ ही आ गई। तो भाई ये तो दोनों बल एक तरफ हो जाएंगे, तब तो उसको विक्षेपित कर ही देंगे, तो हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा। तो इसको क्रॉस की बजाय क्या ले लेते हैं, डॉट ले लेते हैं। और ये अगर डॉट हो जाएगा तो अंदर की बजाय ये क्या हो जाएगा, फिर आपका ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए हिसाब लगा करके, अब बाहर की तरफ यानी अब ये आपकी सभी उंगली किधर आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। अब अंगूठा जिधर मूव कर रहा है मूव कर उसकी तरफ होगा। अब हथेली नीचे की तरफ, यानी अब इसमें जो फोर्स लगेगा, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है Fm, वो नीचे की तरफ लग रहा है। और Fm का जो फॉर्मूला हो जाएगा Fm QBB sin, लेकिन यहां पर चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के तो लंबवत है, तो sin 90 और sin 90 की वैल्यू, तो Fm की वैल्यू आ गई QBB, समीकरण नंबर 2। और आपने एक लाइन और कही है, लाइन क्या कही है कि आवेशित कण बिना विक्षेपित आगे चला जाता है, और बिना विक्षेपित आगे चला जाता है, दैट इज ये वाला बल बराबर ये वाला बल, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो आवेशित कण को बिना विक्षेपित आगे जाने के लिए आप लिख सकते हो Fe = Fm, और Fe की वैल्यू QE और इसकी QBB, Q से Q कट गया और यहां से B = हो जाएगा E/B। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात निकाल करके ही आप उस कण के वेग को निकाल सकते हो। उस कण का जो वेग, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपके पास। अभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि एक आवेश, देखिए न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मैंने दो ही बात कही थी आपसे कि या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक आवेशित कण क्रॉस्ड विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, सही है, क्रॉस्ड विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन उसी पथ पे चला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि भाई E की वैल्यू इतनी है, वहां पर लंबवत चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे पर लगे हुए हैं, जहां E की वैल्यू इतनी है और B की वैल्यू इतनी है, तो उससे गुजरने वाले आवेशित कण का वेग ज्ञात कीजिए, तो V = E/B। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। इसी को कहते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर, क्योंकि यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, वेलोसिटी फिल्टर। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, कहीं कोई इसमें ऐसा चीज नहीं है कि भाई आप लोग परेशान हो जाएं। बस हाँ इतना जरूर ध्यान देना है कि ये बल दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। अगर बल की दिशा विपरीत नहीं आई तब थोड़ी वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तब तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो तो विक्षेपित हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले क्रॉस मान लिया था उसको, और बाद में उसको क्या करना पड़ा, हमें डॉट करना पड़ा। या फिर दूसरा तरीका ये था, डॉट न करते क्रॉस ही रहने देते, तो ये प्लस और माइनस वाली प्लेट है इनको बदल देते, प्लस प्लेट ऊपर कर देते, माइनस नीचे कर देते, तो फिर विद्युत क्षेत्र इधर हो जाता, विद्युत बल इधर की डायरेक्शन में आ जाता, चुंबकीय बल ऊपर की डायरेक्शन में आ जाता। कोई भी मतलब दोनों को विपरीत करना हमारा टारगेट था, सही है ना। तो इस तरीके से ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और आप इसको समझिए, और कोई भी क्वेश्चन इस पे आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब जो अगला आपका टॉपिक है वो है कि भाई कोई आवेशित कण है, और आवेशित कण लेकर के आप लीजिए एक समान एक धारावाही चालक है, और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उस पर बल निकालना चाहते हैं हम। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में।
इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, डेरिवेशन भी पूछ लेता है, और इसी डेरिवेशन से फिर बहुत सारे आगे के डेरिवेशन है जो सॉल्व किए जाएंगे। तो कैसे निकालें भाई? अब तक हमने जो पढ़ा है बल के बारे में वो ये पढ़ा है कि अगर कोई आवेशित कण है और आवेशित कण v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको आप कहते हो F = QBV sin थीटा। ये चीज आपने अब तक पढ़ी है बल के बारे में। अब हम एक धारावाही चालक लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दिखा सकते हो आप। मान लो आपने ऐसे करके एक चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और आपने इसमें एक धारावाही चालक रख लिया। ये कोई धारावाही चालक रखा हुआ है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है मुझे धारावाही चालक को। ये एक धारावाही चालक रखा हुआ है। आप कहोगे साहब इसमें तो धारा के लिए क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं। वो हमने दिखा नहीं रखी है, आप चाहो तो उसको भी दिखा सकते हो। ऐसे करके आपने इसमें एक बैटरी लगा रखी है और बैटरी से इसमें आपने एक विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो और ये जो है, ये जो हमारा धारावाही चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में मान लो कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पे रखा हुआ है, और इस पे हम बल निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालें? हमने मान लिया ये जो चालक हम लेकर के चल रहे हैं इसकी लंबाई है L, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A, और साथ ही साथ ये भी मान लिया कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है। तो आपने मान लिया, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। देखिए हमारा टारगेट क्या है इसमें, टारगेट समझिए। टारगेट ये है कि हम जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है सब पे बल निकालें और फिर टोटल बल निकाल दें, और वो जो टोटल बल होगा वही तो धारावाही चालक पे लगने वाला बल होगा। एक बात बताइए, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन माने n, और चालक की लंबाई l मानी और उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a माना है, तो चालक का आयतन कितना हो गया? चालक का आयतन हो गया आपका आयतन = a × l। एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मानी है, तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। भाई एकांक आयतन में इतना, तो इतने आयतन में कितना, 1 रुपए में इतना, तो 10 रुपए में कितने वाला सिंपल सा हिसाब। तो क्या हो जाएगा? कुल इलेक्ट्रॉन हो गए Al × n। ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब हम निकालते हैं, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो F फॉर्मूला ये होता है साहब QBV sin थीटा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से। आप अच्छी तरह जानते हो इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से विपरीत दिशा में जा रहा होगा। इसका मतलब उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? QBV sin थीटा। तो Q की जगह पे E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो E होता है। V की जगह पे Vd, B की जगह पे B, और साइन, देखिए ध्यान देना आप यहां पे, साइन B ये है, और इस डायरेक्शन में अगर मैं एंगल देखूं तो थीटा है, लेकिन इस डायरेक्शन में चूंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन का एंगल देखोगे तो कितना हो जाएगा? 180 - थीटा। भाई ऐसे देखिए, ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो इसका इसके साथ एंगल ले रहे हैं तो थीटा, लेकिन हम इधर ला रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो फिर तो इसके साथ ये वाला एंगल मेजर होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? साइन 180 - थीटा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो साइन 180 - थीटा की वैल्यू तो फिर से साइन थीटा होती है। तो आप F लिख दोगे EBD B sin थीटा।
ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आ गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, ALN। तो कुल बल कितना हो गया, तो कुल बल F इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ALN। F इक्वल टू, F की वैल्यू लगा दो EVD sin थीटा मल्टीप्लाई बाई ALN। थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करिए। आपने सेकंड चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर था उसमें भी एक टॉपिक पढ़ा था अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, और वो होता था I इक्वल टू NEAVD। तो इसी को ऐसे ही बनाने की कोशिश करो। तो NEAVD, तो इनको F इक्वल टू, इसको पास पास लिख लिया, NEAVD पास पास आ गए, बाकी क्या बचा BL साइन, और इसको बोल दिया आपने I, तो IBL साइन थीटा। तो F इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया, इसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू IBL साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर F इक्वल टू I और L क्रॉस B। अब आप सोचोगे कि L का मतलब क्या है, L वेक्टर कैसे बन गया, L की दिशा क्या होगी, तो L की दिशा वही होगी जो तार में विद्युत धारा की दिशा है। मान लो इस तार में विद्युत धारा की दिशा इधर है, तो ये L की दिशा मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया F इक्वल टू I L क्रॉस B। अब बात समझ में आ गई कि नहीं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये आती है कि इस बल की दिशा की बात करें, भाई F की दिशा की बात करें, तो F की दिशा पहले तो L क्रॉस B। L क्रॉस B का मतलब होता है अगर जो दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी, वो L और B दोनों के लंबवत होगी। उसमें अगर L से B की तरफ एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ हो जाएगी अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, जो नियम मैंने तुम्हें इस वाले बल की दिशा निकालने के लिए समझाए थे, दोनों ही नियम धारावाही चालक पर बल की दिशा निकालने के लिए लागू होंगे, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर। दोनों ही नियम किसी भी धारावाही चालक पर बल की दिशा निकालने के लिए लागू होगा। सपोज करो इसी में तुम देखना चाह रहे हो, इसमें देखना चाह रहे हो, तो ये हो गया आपका। बस अंतर क्या हो जाएगा, वहां जो गति की दिशा हम लेते थे, यहां पर विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। तो ये सभी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, अंगूठा गति की दिशा में, अब गति की दिशा ये हो गई, या फिर विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा ये हो गई, अंगूठा उसकी दिशा में दिखा दिया। अब बताओ हथेली किधर जा रही है, अंदर की तरफ। हथेली किधर है, अरे ये वाली हथेली होती है क्या, ये है ना हथेली, तो हथेली किधर जा रही है, अंदर की तरफ, तो बल की दिशा क्या हो गई, अंदर की तरफ। आप कहते कि नहीं सर हम तो L क्रॉस B से निकालेंगे, चलिए L क्रॉस B से निकालते हैं। ये L हो गया, ये B हो गया, L से B की तरफ एंगल किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल होता है तो डायरेक्शन किधर होती है, अंदर की तरफ। आप कहोगे सर हम तो निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, चलिए लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये धारा की दिशा कह लो या गति की दिशा कह लो, लेकिन अब उसके लिए ले जाओगे तो ऐसे ले जाना पड़ेगा ना, और फिर अंगूठा अंदर की तरफ चला गया। हालांकि इसे लगाने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि हाथ घुमाना पड़ता है, तो कभी कभी दिक्कत महसूस होती है। तो सबसे अच्छा नियम होता है हथेली का नियम लगाना, ठीक है, उसमें आपको कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। और अब आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जब भी किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा निकालनी है तब भी वही नियम लगाने हमें, और अगर किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा निकालनी है तब भी वही नियम लगाने हैं आपको। और नियम है पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दोनों नियमों को आप ध्यान रखें। और कोई भी आपका टॉपिक आ जाए, क्योंकि देखिए आपको मैग्नेटिज्म में जब भी प्रॉब्लम आती है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। इसलिए डायरेक्शन वाली बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए और उसको निकालने के लिए तैयार रहना है आपको। अब मैं आगे एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूं जहां डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर आपने उस टॉपिक को कर लिया
तो डायरेक्शन निकालने में तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और वो टॉपिक क्या है? दो समांतर लंबे या उसको अनंत लंबाई के कह सकते हो सीधे तारों के मध्य लगने वाला बल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा दो लंबे। यहां लंबे से मतलब अनंत लंबाई से हो जाता है। लंबे सीधे व समांतर तारों के मध्य लगने वाला बल। सीधे लंबे समांतर धारावाही भी देते, चलो धारावाही तार कह दो या चालक कह दो, एक ही बात है। चालकों के मध्य लगने वाला बल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता रहता है और न्यूमेरिकल किया जाता है इस पे। और इसी टॉपिक से हम एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। तो इस टॉपिक को समझिए। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इस टॉपिक की, कि इस टॉपिक में तुम्हारी दिशा निकालने के नियमों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि भाई दो तारे हैं, तारों के नाम देना चाहो तो 1 2 नाम दे सकते हो। आपने इस तार को नाम दे दिया 1 और इस तार को नाम दे दिया 2। मान लिया दो तार हैं 1 और 2, और आप ऐसे नाम देना चाहो x y तो वो भी दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और दोनों तारों में धारा जो हो रही है, एक में I1 और दूसरे में I2, और फिलहाल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। हालांकि दोनों अलग अलग दिशाओं में विपरीत दिशा के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अगर वो क्वेश्चन में विपरीत दिशा करके तुमसे कहे तो विपरीत करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और समान दिशा है तो समान दिशा में बात करेंगे। तो समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और अब तुम्हें निकालना है इनके मध्य लगने वाला बल। मतलब इसका ये हुआ कि अगर धारावाही चालक तार एक दूसरे के पास रखे और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उन पर बल लगता है। बल लगने का मतलब या तो वो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, और वो हमें निकाल के लाना कि बल कितना होगा। तो उस बल को निकालने के लिए सबसे पहली बात यहां पर देखिए, ये धारावाही चालक है और धारावाही चालक मान लीजिए दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो अगर ये तार एक तरह से अनंत लंबाई का तार है और अनंत लंबाई के तार की वजह से उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर कोई धारावाही तार है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक काम करते हैं, इस पहले वाले तार की वजह से ये दूसरे वाले तार की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने की कोशिश करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना निकल के आएगा। तो तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र, तार 1 के कारण 2 पर चुंबकीय क्षेत्र, 1 के कारण 2 पर मतलब यहां से इतनी दूरी पर। अब चुंबकीय क्षेत्र तो अनंत लंबाई के तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था भाई, आप अच्छी तरह से जानते थे। तो मान लीजिए पहले तार के कारण तो V1 मान रहा हूं मैं उसको, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। ध्यान आ गया होगा। अनंत लंबाई के तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। लेकिन हम इस पहले तार की वजह से निकाल रहे हैं यहां पर दूसरे तार पर जिसकी दूरी यहां से r है, तो आप कह देंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। तो इसकी वजह से इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया V1 और वैल्यू हो गई ये वाली। अब इसकी दिशा और निकाल लो भाई साथ के साथ। अब देखिए, अब ध्यान आना है कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि नियम ध्यान रहेंगे, लेकिन ये भूल जाओगे कि कौन से नियम से किसकी दिशा निकाली जाती है।
तो मैं दोबारा से लौट करके आ रहा हूं वही बायो-सैवर्ट के नियम पर, जहां से चुंबकत्व की शुरुआत की थी आपने मैग्नेटिज्म की। बायो-सैवर्ट के नियम में, बायो-सैवर्ट का नियम पहला नियम है जो ये किसी भी तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र को निकालने की बात करता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो दी जाती थी वो एक तो दाएं हाथ की अंगूठे के नियम से, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये होता है कि अगर हम उसको दाहिने हाथ से ऐसे पकड़े कि अंगूठा करंट की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती थी। तो अब इसके इस साइड में जो उंगली है वो किधर जा रही है? अंदर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ। पहला तो ये नियम था। दूसरा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या था? इन सभी उंगलियों को उसकी तरफ करो जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हो, यानी इधर की तरफ, यहां निकालना चाहते हैं। अंगूठे को धारा की दिशा में करो, हथेली जिधर होगी उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी B1 की दिशा यहां पर हो गई क्रॉस अंदर की ओर। तो आप चाहें तो यहां पर दिशा के लिए लगा सकते हो क्रॉस, यानी अंदर की ओर। बात को समझने की कोशिश करिए। यानी आपने पहले वाले तार की वजह से दूसरे वाले तार पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया और उसकी दिशा भी निकाल दी। 2 काम कर दिया आपने। लेकिन आप तो एक चीज और जानते हो कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा हो तो उस पर तो एक बल लगने लगता है। इसका मतलब अब ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया और ये धारावाही चालक हो गया जो कि इसमें रखा हुआ है, तो इस पर तो क्या लगना चाहिए? क्यों? बल लगना चाहिए। तो आप कह सकते हो इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे वाले तार पर लगने वाला बल। तो तार 2 पर B1 में, तार 2 पर लगने वाला बल। अब यहां एक समस्या आती है, क्योंकि किसी भी धारावाही तार पर लगने वाले बल का फॉर्मूला भी हमने निकाला है IBL sin थीटा, जहां L तार की लंबाई हुआ करती थी। लेकिन अब यहां समस्या आ रही है कि हम जो तार ले रहे हैं वो अनंत लंबाई का ले रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, हम इसकी L लंबाई यूज कर लेते हैं। मान लो हमने इसकी लंबाई कितनी यूज कर ली? L लंबाई। तो हम लिख देंगे B1 तार में, B1 में तार 2 पर, तार 2 की L लंबाई पर, ऐसे लिख दिया, तार 2 की L लंबाई पर लगने वाला बल। तो इस तार 2 की L लंबाई पर लगने वाला बल निकालोगे तो F, अब तार दूसरा है तो इसलिए उस पर लगने वाले बल को F2 कह रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा? I, लेकिन धारा कितनी उसमें है? I2, B, कितना चुंबकीय क्षेत्र वहां पे? B1, L और साइन। अब एक बात बताओ बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे और तार रखा है ऐसे, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो I2 B1 L साइन 90, और यहां से F2 की वैल्यू आ गई I2, B1 की वैल्यू लगा लो भाई, इससे समीकरण नंबर 1 से B1 की वैल्यू यहां से लगा दी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू L, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो F2 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। और चाहे तो L को भाग में ले आओ, वो हो जाएगा एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। तो आपने अगर इधर इसको इधर डिवाइड कर दिया तो F2 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये हो गया एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। भाई इससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि लंबाई गिवन नहीं है, इसलिए सिंपल कह दिया उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। इक्वेशन नंबर डाल दो कोई भी, चलिए दूसरा डाल देते हैं, सेकंड इक्वेशन। लेकिन अब यहीं फिर से घुमाइए दिमाग को, इस बल की दिशा निकालो। ये जो F2 बल लग रहा है उस बल की दिशा निकालो, और बल की दिशा निकालने के लिए अभी 2 बताएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। बनवाना तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए था, और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 किसके लिए है? बल की दिशा के लिए। तो बल की दिशा के लिए क्या करते हैं भाई? सभी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ। अंगूठा धारा की दिशा में, धारा किधर है? ऊपर की तरफ। तो हथेली किधर है? पहले वाले तार की तरफ। तो जो बल लग रहा है F2 वो पहले वाले तार की तरफ लग रहा है। तो आप
दिशा की बात करोगे तो लिख सकते हो दिशा में तार 1 की ओर, आप ये चीज लिख सकते हो। यानी इस वाले तार पर जो बल लगा वो पहले वाले तार की तरफ लगा। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस इतना है, पहले तार की वजह से दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे तार पर लगने वाला बल निकाला है। बस दो काम किए, और पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल दी, बाद में बल की दिशा निकाल दी। बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रोसेस को बिल्कुल उल्टा कर दो। प्रोसेस को उल्टा करने का मतलब, अब की बार इस तार की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, और फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में इस वाले तार पर बल निकालो। अब लिखेंगे तार 2 के कारण तार 1 पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लिखोगे तार 2 के कारण 1 पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र 2 के कारण निकल के आ रहा है, तो उसको B2 नाम दे देते हैं। B2 क्या होता है फॉर्मूला अनंत लंबाई के तार का? तो म्यू नॉट I, लेकिन I की वैल्यू अब I2 है, अपॉन 2 पाई R। तो साहब इसकी वजह से इस जगह पे जो चुंबकीय क्षेत्र आ गया वो कितना आ गया? B2 आ गया, और वैल्यू हो गई ये। लेकिन उसकी दिशा भी निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की। अब दिशा के लिए क्या होता था? राइट हैंड पाम रूल नंबर, एक तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो उंगली इधर तो अंदर जा रही है, लेकिन इधर उंगली किधर आएंगी? बाहर। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बाहर की तरफ। लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में वो नहीं आता है, तो सबसे अच्छा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए क्या होता है? सभी उंगली उस बिंदु की तरफ। तो किस पर निकालना चाहते हैं? मान लो यहां निकालना चाहते हैं, तो उस बिंदु की तरफ, अंगूठा धारा की दिशा में। अब बताओ हथेली किधर आ रही है? इसका मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई डॉट। डॉट का मतलब बाहर की ओर, तो आपने यहां पर निशान लगा दिया डॉट, यानी बाहर की ओर। समीकरण नंबर डाल दिया इसको 3। अब क्या है भाई? इस वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार रखा है, तो इस पर बल लगेगा, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई धारावाही चालक है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है उस पर बल लगता है। तो आप लिख सकते हो तार 1 पे लगने वाला बल किसकी वजह से? B2। तो B2 चुंबकीय क्षेत्र में, B2 चुंबकीय क्षेत्र में तार 1 की एकांक लंबाई पर, या L ले लेते चलो, L लंबाई पर लगने वाला बल। बात समझ आ गई कि नहीं? बिल्कुल सेम प्रोसेस है, प्रोसेस को रिपीट कर दिया है। एक बार इधर से किया, एक बार उधर से कर रहे हैं। तो एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, यानी अब इस तार की लंबाई पे लगने वाले बल की बात करें तो पहला तार है तो बल का नाम दे दिया F1। फॉर्मूला क्या होता है भाई? IBL sin थीटा। I, अब इसमें करंट कितनी है? I1। यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B2। L और साइन, ये भी अब चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है? लंबा, क्योंकि ये ऐसे और ये ऐसे, इसका मतलब साइन 90। वैल्यू लगाओ भाई, I1 अपनी जगह, B2 की वैल्यू ये वाली है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, और L और साइन 90 की वैल्यू 1। और इसको भी थोड़ा क्रम से सही करोगे तो F1 अपॉन L एकांक लंबाई पे निकाल देना, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। क्या देख रहे हो? समीकरण नंबर डाल दो 4। समीकरण 2 और 4 को देखो ध्यान से, वैल्यू सेम, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। इसका मतलब दोनों तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बिल्कुल सेम, और सूत्र उसका निकल के आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब बात आती है भाई इस बल की दिशा निकालो। अब बल की दिशा निकालने के लिए फिर से राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाते हैं। अब यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर है? बाहर की तरफ है, ठीक है ना? अब राइट हैंड पाम रूल में ये उंगली जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती थी, तो बाहर की तरफ है तो ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे करके। लेकिन धारा ऊपर की तरफ है तो अंगूठे को धारा की दिशा में। अब बताओ हथेली किधर आ रही है? दूसरे वाले तार की तरफ। इसका मतलब इस पे लगने वाला बल यानी F1 इधर। तो दोनों तार आपस में क्या कर रहे हैं? आकर्षित। तो तुम्हें रजिल कहा गया कि अगर दोनों तारों पर
दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, एक ही दिशा में है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का जो मान होता है, आप उसे रिजल्ट के रूप में लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं F/L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये लिख सकते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, क्योंकि दोनों पे सेम आ रहा है। फिर आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं और वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कभी कभी तो बस यही पूछ लिया जाता है कि दो लंबे तारों में धारा एक दिशा में है तो बताइए उन पर बल कैसा लगेगा, तो आकर्षण का। और अगर धारा की दिशा विपरीत कर दे, एक में इधर और एक में इधर, तो उन पे बल की दिशा अगर तुम निकालोगे तो बिल्कुल सेम तरीके से करोगे, डेरिवेशन अगर ऐसे आता है तो इस पे बल की दिशा इधर आएगी और इस पे बल की दिशा इधर आएगी, यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा लग रहा है लेकिन स्टेप रिपीट हुए हैं। जो काम पहले हमने पहले तार के लिए किया है, घुमा करके बाद में दूसरे तार के लिए किया है, और करना केवल दो चीजें हैं। पहले एक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना, फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे तार पर बल निकालना है, फिर उल्टा करना है, इस तार की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, फिर उस वाले तार पर बल निकालना है। और लंबाई वहां है नहीं तो L लंबाई लेकर के उसको सॉल्व कर देंगे और एकांक लंबाई पर निकाल देंगे। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यहीं से आप एम्पियर की परिभाषा देते थे। आप थोड़ा सा 11वीं क्लास में जाएंगे लौट करके, तो आप यहीं से निकालते थे एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा कैसे आती थी निकल करके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को अक्सर ये देखा गया है, जब भी इस टॉपिक को पूछा है तो साथ ही साथ एम्पियर की परिभाषा पूछी गई है कि इस टॉपिक को बताने के बाद एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखिए F/L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन L, ये चीज है। अब क्या करेंगे हम, एम्पियर की परिभाषा देने के लिए हमने मान लिया लेट L 1 मीटर, ये आ रहा है यहां R 1 मीटर, I1 I2 1 एम्पियर, क्योंकि एक एम्पियर कोई तो परिभाषा देना चाह रहे हो, तो F क्या आ जाएगा, यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई देखो आप लोगों ने पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो 2 पाई की निकालने के लिए 2 इधर चला जाएगा, तो वैल्यू आ गई 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को निकाल रहे हैं। तो देखिए परिभाषा कैसे दोगे, जरूरी नहीं होता है कि किताब में जैसे शब्द लिखे हम भी ऐसे उसको कहें, बस आपको ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। आप कहोगे 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो दो सीधे लंबे, अब लंबे में चाहो तो लगा दो अनंत लंबाई के, जो दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करती है। दोबारा समझ लीजिए एक बार, सारी चीजें आ जानी चाहिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो दो सीधे लंबे और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर ऐसे और बोल दोगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो एकांक दूरी पर रखे, और भी अच्छा हो जाएगा लैंग्वेज, जो एकांक दूरी पर रखे दो सीधे लंबे और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करती है। बताइए समझ में आएगी? तो इस तरीके से आप 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हो। देखिए आज के वीडियो में हमने 4 टॉपिकों की बात की, वेलोसिटी सेलेक्टर यानी फिल्टर, दूसरा टॉपिक धारावाही चालक पर लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और तीसरा टॉपिक 2 अनंत लंबाई के सीधे तार रखे हुए हैं उनके मध्य लगने वाला बल, और उससे एम्पियर की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आज के वीडियो में से ये मान करके चलिए आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ 100% मिलने वाला है, और खास करके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।